इंडिया की सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट 8.2% आई, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% थी। तो ऑन पेपर तो इंडिया की इकॉनमी यूएस की टैरिफ लगने के बाद भी पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने टैरिफ लगने से पहले अपना एक्सपोर्ट फ्रंट लोड कर दिया हो, जो कि चाइना के भी कई एक्सपोर्टर्स ने किया था। लेकिन इस क्वार्टर में मेजर इश्यू मोस्टली नॉमिनल और रियल ग्रोथ रेट का आ रहा है। ज़्यादातर इंडिया का नॉमिनल ग्रोथ हर साल 10-11% का होता था और उसमें से 3-4% इन्फ्लेशन को निकालने के बाद रियल ग्रोथ रेट आती थी मोस्टली 7-8 के अराउंड। लेकिन इस क्वार्टर में नॉमिनल ग्रोथ रेट ही इंडिया की 8.7% रही, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर कोविड टाइम को हटाकर कंपेयर किया जाए तो इतनी लो इंडिया की नॉमिनल ग्रोथ रेट कभी भी नहीं रही है पिछले कई सालों में। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% बढ़ा, जबकि लास्ट ईयर ये 4.1% बढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1% बढ़ा, जो कि लास्ट ईयर 2.2% ही बढ़ा था। तो एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गिरावट आई, सर्विसेज भी मैन्युफैक्चरिंग की तरह 9.2% बढ़ा। प्राइवेट कंजम्पशन भी तेजी से बढ़ा इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले, जो कि मेजरली दिवाली और बाकी त्योहारों के कारण हुआ। लेकिन जीएसटी रेट कट्स का डेटा मोस्टली थर्ड क्वार्टर में आएगा। सेकेंड क्वार्टर में उसका कोई असर नहीं था, क्योंकि जीएसटी रेट कट्स सितंबर एंड में अप्लाई हुए थे। उसके अलावा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ 7.3% बढ़ा, जो कि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से तो अच्छा ही था। सो ये भी एक पॉजिटिव था इस क्वार्टर का। एक्सपोर्ट्स के मामले में यूएसए के एक्सपोर्ट्स में 12% की गिरावट आई, लेकिन ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स ने स्लाइटली ग्रो ही किया, मोस्टली क्योंकि ज़्यादातर गुड्स को इंडिया ने दूसरी कंट्री से रीड आउट करके भेज दिया था। जैसे कि जेम्स और ज्वेलरी के सेक्टर में यूएस के एक्सपोर्ट में 76% की गिरावट आई, लेकिन फिर भी ओवरऑल जेम्स और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में सिर्फ 1.5% की गिरावट आई, क्योंकि यूएई के एक्सपोर्ट में 79% इंक्रीज आया जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में। सेम केस ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में हुआ। यूएस को किए जाने वाले एक्सपोर्ट में 12% की गिरावट आई, लेकिन जर्मनी, यूएई और थाईलैंड के एक्सपोर्ट में इंक्रीज आने से ओवरऑल इंडिया के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के एक्सपोर्ट में 8% का इंक्रीज हुआ। उसके अलावा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में तो 25% का इंक्रीमेंट हुआ, वो भी मेजरली चाइना, जापान और थाईलैंड के कारण। यूएस एक्सपोर्ट्स में तो मरीन प्रोडक्ट भी डाउन ही रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी है गवर्नमेंट ने, जैसे कि पीएलआई, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग $19 बिलियन तक पहुंच गई इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% इंक्रीज कर गया। लेकिन इन सब सब्सिडीज के कारण ही एक जो बड़ी प्रॉब्लम इस क्वार्टर में दिखी, वो थी सप्लाई साइड ग्रोथ, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ने इम्प्रूव करा है, इनपुट कॉस्ट जो है वो भी गिरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ी है, जिसके कारण इंडिया की इन्फ्लेशन बहुत लो रही है, लाइक 0.5% जो कि इस क्वार्टर में रही, और इंडिया की हद से ज़्यादा लो नॉमिनल ग्रोथ भी रियल ग्रोथ टर्म्स में अच्छी लगने लगी, जबकि इंडिया की प्राइवेट डिमांड सिर्फ 3-4% के अराउंड ही बढ़ी थी। लेकिन सप्लाई साइड ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि आपकी सप्लाई तो ग्रो कर रही है, उसमें एफिशिएंसी आ रही है, लेकिन जो आपकी डिमांड है वो नहीं बढ़ रही है। और गवर्नमेंट लगातार प्रोडक्शन को सब्सिडाइज नहीं कर सकती, और करने की ट्राई भी करेगी तो बाकी के जो देश हैं वो ट्रेड बैरियर लगा देंगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जैसे कि चाइना के ऊपर लग रहे हैं इस वक्त। और चाइना को भी मोस्टली यही बोला जा रहा है कि उन्हें अपने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ को रिमूव करके। इंडिया को भी जल्द ही लोकल डिमांड को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, स्पेशली जब तक इंडिया के एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ लग रही है यूएसए के मार्केट्स में। नहीं तो इंडिया को जल्दी से जल्दी यूरोप ट्रेड डील साइन करनी चाहिए, ताकि ये जो सप्लाई साइड एफिशिएंसी इंडिया ने अचीव करी है उसको बेनिफिट किया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया की गवर्नमेंट लोकल डिमांड बढ़ाने पर अपना फोकस ज़्यादा रखेगी शॉर्ट टर्म में, या फिर यूरोप से ट्रेड डील साइन करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में?